बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 4 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे, इमरान खान का छक्का और चौधरी निज़ामुद्दीन हक्का बक्का। जी हाँ, जेल के अंदर से इमरान खान ने ऐसा काम कर दिया जिसको ना चौधरी निज़ामुद्दीन सोच रहा था ना कोई और सोच रहा था। हक्का बक्का कर दिया सबको इमरान खान ने। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, ट्रिब्यूनल जजेस खड़े हो गए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने, उठाकर उनके आरोज को भी बाहर फेंका है और उनके फैसलों को भी बाहर फेंका है। तगड़े फैसले दे रहे हैं ट्रिब्यूनल जजेस और नंगा हो रहा है पूरा लंदन का एग्रीमेंट। काजी साहब और उनके आरोज बेआबरू हो रहे हैं कानूनी तौर पर। ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या कहानी है ये आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर, आज वही सुप्रीम कोर्ट जिसमें लोगों के नामों के ऊपर एतराज़ है, चीखा जाता है, बात नहीं सुनी जाती, उसमें आज बागो बहार था। खुशो खुरम काजी फायज ईसा थे, एक हंस हंस के बातें कर रहे थे क्योंकि केस था अनोखे लाडले का और उसको करना है बहाल, और उसको करेंगे बहाल तो खुद मिलेगी एक्सटेंशन, और खुद को मिलेगी एक्सटेंशन तो फ़ायदा होगा, और यही है लंदन एग्रीमेंट। क्या मामला है, क्यों अदालत के अंदर इतने शगुफे फूट रहे थे, आज इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इससे पहले कि तफसीली खबरों की तरफ जाएं, आपको ये याद करवाना है कि आजकल लफाफों के इस झुरमट में दौर में चांदी आवाज़ें हैं जो लफाफों के मुखालफ तवाना तरीके से दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। मेरे ख्याल में उनमें से एक आवाज़ मेरी भी है। अगर आप चाहते हैं कि लफाफों के इस ज़माने में मेरी आवाज़ दूर तक जाए और लफाफों के किए हुए प्रोपेगेंडे को, एक इतनी बड़ी रजीम और इतनी बड़ी ताकत के किए हुए प्रोपेगेंडे के अंदर सुराख किया जा सके, उस प्रोपेगेंडे को फेल किया जा सके, तो फिर मेरी आवाज़ को मजबूत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये आवाज़ दूर तक पहुंचे। और एक और गुजारिश है मेरी कि जब आप ये वीलॉग देख लेते होते हैं तो इस वीलॉग के लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिलीज़ के साथ और ग्रुप्स के अंदर शेयर किया कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यकीन कीजिए, हर रोज़ 2 वीलॉग करने के लिए, और मोटिवेशन एक ही है कि पाकिस्तान के लोगों तक सच पहुँचे। आप भी इस सच के सफ़र में साथी बनिए और इस वीलॉग को लोगों से शेयर किया कीजिए। दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि जितने भी आप कमेंट्स छोड़ते हैं इस वीलॉग के ऊपर, मैं उन तमाम कमेंट्स को हर रोज़ पढ़ता हूं। जी हां, जितने भी मौसर, कंक्लूसिव या डिटेल्ड कमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर एक तो होते हैं ना कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, या कोई थम्स अप या कोई फीडबैक, उसके अलावा जितने भी ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें कोई तजवीज़ होती है या जिसके अंदर कोई ताकीद होती है या जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मैं वो तमाम कमेंट्स पढ़ता हूं। इसलिए आपकी मेहरबानी है, आप कमेंट्स देते हैं। रोज़ तकरीबन 1000 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ा जाता है। बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स जो हैं वो जारी रखिए, बल्कि तफसील से लिखा करें, उससे हमें समझने का मौका मिलता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का मौका मिलता है, अवामी नब्ज़ को समझने का मौका मिलता है, हमारी लर्निंग भी होती है और आपकी लर्निंग भी होती है। आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आप इतने डिटेल्ड कमेंट्स हमारे वीलॉग के ऊपर देते हैं। अब आते हैं जी पहली स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी ये है कि इमरान खान का छक्का और निज़ामुद्दीन हक्का बक्का। आज इमरान खान ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं सोच रहा था। इमरान खान ने लिख दिया है जी आर्टिकल, एक ख़त लिखा जो आर्टिकल की सूरत में पब्लिश हुआ है। आर्टिकल ही है वो, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल लिखा है, जरीदे के अंदर। लेकिन आप सोचते होंगे ये पाकिस्तान में क्यों नहीं छपा। देखिए, पाकिस्तान में 2 वजूहात हैं, बता चुके हैं आपको। एक तो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो तमाम सेठों के पास है, और सेठ अपने अपने मफाद के लिए वो काम करते हैं जो उनके मफाद में होता है, क्योंकि उनकी मिलें, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनका पैसा, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, ये तमाम चीज़ें उनको कंट्रोल करवाती हैं चौधरी निज़ामुद्दीन के हाथों। इसलिए वो तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे निज़ामुद्दीन नाराज़ हो जाए। तो फिर रह जाते इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। वो बेचारा अगर कोई करता तो या उसको उठा लिया जाता, घर पे छापा मारा जाता, उसकी बीवी को उठा लिया जाता। तो इसलिए ये इकोनॉमिस्ट में छपा है। अब इकोनॉमिस्ट में छपा है तो लोग सोचते होंगे उसमें इमरान खान कोई ऐसी बात तो नहीं लिखेंगे जो अमेरिका बहादुर को नाराज़ कर दे या पूरी दुनिया को नागवार गुजरे। लेकिन करैक्टर और लीडरशिप तो तभी होती है कि आप के गले के ऊपर छुरी भी हो तो आप फिर भी सच बोलें, आप सूली पे लटके हों तो आप फिर भी सच बोलें। आप सबको पता है कि इमरान खान इस टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन के नरगे में गैर कानूनी तौर पर जेल भुगत रहा है, और चौधरी निज़ामुद्दीन की पूरी ख्वाहिश है कि या तो इमरान खान को सजाए मौत दी जाए या खुदा न खास्ता उम्र कैद दी जाए। ये प्लान है चौधरी निज़ामुद्दीन का। इन हालात के अंदर सच बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन हालात में सच बोलना किसी सूरत भी आसान नहीं है, जान का ख़तरा है। लेकिन असल लीडर तो वही होता है जो सूली पर लटके हुए भी सच बोले, और इमरान खान ने यह साबित किया है। अपने आर्टिकल में इमरान खान ने वाजे किया कि किस तरीके से साइफ़र का पूरा सागा, साइफ़र की पूरी साजिश अमेरिका से शुरू हुई और
और वो पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने उसके ऊपर अमल किया और मेरी मुंतखब हुकूमत को गिराया गया। फिर इससे भी बड़ा सच इमरान खान ने लिखा कि 9 मई को किस तरीके से एक पूरे का पूरा ड्रामा किया गया, एक झूठा ड्रामा रचाया गया ताकि मेरी पूरी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके, मेरी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, मुझे गिरफ्तार किया जा सके और हमें आवाम के सामने इलेक्शन में खड़े ना होने दिया जाए, पाकिस्तान की आवाम को डिप्राइव किया जाए और आवाम जिनको असल में मुंतखब करना चाहती है उनको इलेक्शन से बाहर किया जाए। और ये सारा कुछ करने के लिए 9 मई का मंसूबा रचाया गया। सोचिए जब इमरान खान चौधरी निज़ामुद्दीन के नरगे में है, वो उस टाइम ये खरा सच बोल रहे हैं और उन्हें हक्का बक्का कर दिया सबको, ये वाज़ेह सच बोल के, और एक्सपोज कर दिया उन तमाम लोगों को जो कहते हैं वो जी मसलत में ही निजात है। इमरान खान ने सच साबित किया कि मसलत या मज़ाहमत में निजात नहीं होती, निजात सिर्फ सच में होती है और सच बोलना चाहिए। इमरान खान ने सच बोला है, सूली पे लटकते हुए भी सच बोला है और ये बताया है कि किस तरीके से 9 मई का पूरा ड्रामा किया गया। क्यों ड्रामा कहा जाता है इसे बार बार? 8 महीने हो गए हैं आज के दिन किसी एक शख्स के खिलाफ कोई सबूत अदालतों के अंदर पेश नहीं किया गया। लोगों को एमपीओ के जब उनकी ज़मानत हो जाती है तो एमपीओ के तहत अंदर रखा जाता है। अगर वाकई कोई सबूत होता तो आज तक वो सामने ना लाया जाता। तो एक भी सबूत अभी तक सामने नहीं आया। और उससे बढ़ के 9 मई का वाक़या कहा जाता है कि मुल्क की सलामती के ऊपर हमला है। अब जो शख्स भी मुल्क की सलामती पर हमला करता है वो गद्दार होता है, बिल्कुल ठीक है। और जो शख्स भी उसकी मदद करता है वो भी गद्दार होता है। जो शख्स भी उसकी सहूलतकारी करता है वो भी गद्दार होता है। तो अब आप बताइए कि ऐसे लोग जिनके बारे में मैडम रॉलेक्स और दूसरे तमाम लोग ये कहते थे कि इन्होंने मुल्क की सलामती पर हमला किया और ये हमारे पास सबूत हैं, अगले दिन उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कता तल्लकी की और तहरीक इस्तेहकाम में शमूलियत इख्तियार की। उनके इस एक ऐलान से इन्होंने उनको बरी कर दिया, उनको वतन दुश्मनी वतन गद्दारी से साफ शफाफ कर दिया और उनकी ज़िंदगी आज़ाद कर दी और उन्हें इलेक्शन लड़ने और सब कुछ करने की इजाज़त दे दी। जिसने ये काम नहीं किया वो इस टाइम जेल की चक्कियों के अंदर मुसीबतों में पड़े हुए हैं या उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह तरह के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो 9 मई के आपने कहा कि 9 मई हुआ है, ओके जी मान लेते हैं। आपने कहा कि ये संगीन नेशनल सलामती के ऊपर हमला भी है, ओके ये भी मान लेते हैं। तो ये तो तय है कि जिसने ये किया है फिर वो मुल्क दुश्मन है, वो गद्दार है। तो जो फिर उसकी सहूलतकारी कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, वो गद्दार नहीं है। तो आप किस चक्कर में सहूलतकारी कर रहे हैं? आप किस चक्कर में ऐसे लोगों को माफ़ी दे रहे हैं? किसने क्या किया? किसी के बाप का मुल्क है कि किसी के पास हक है कि वो जिसको दिल करे उसको माफ़ कर दे और जिसको दिल करे उसको लटका दे। कोई आइन कानून नहीं है, कोई हम भेड़ बकरियां हैं, हम चूटियां हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमें समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान ने सच लिखा, बबांगे दोहल लिखा, पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया और निज़ामुद्दीन हक्का बक्का, उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली स्टोरी ये है कि आज काजी फाइज ईसा साहब के लगाए हुए आरोज को नंगा कर दिया है ट्रिब्यूनल के जजेस ने। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं खबर दे दूँ कि आज ट्रिब्यूनल के अंदर जब केसेस गए, मसलन वहाँ शेख रशीद का केस गया, मसलन वहाँ पर शब्बीर कुरैशी का केस गया, मसलन वहाँ पर जावेद वड़ाइच जो कि एक दलेर आदमी हैं, अभी तक खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ, रहीम यार खान से, उनका केस गया। ईमान जो ताहिर हैं उनका केस गया, उनकी बहन का गया, जारी बात है जुल्फ़ी बुखारी साहब का केस। तो इसमें ज़्यादातर लोगों के केसेस जो हैं वो आरोज़ ने जो फैसला किया था उसे उठाकर बाहर फेंक दिया है अदालतों ने और इजाज़त दे दी है इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की। अभी जुल्फ़ी बुखारी साहब के केस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन बाकी केसेस के ऊपर जैसे जो मैंने नाम लिए और बहुत सारे नाम हैं जो इस टाइम राशिद हफीज़ हैं और बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको गाहे बगाहे आगे आने वाले दिनों में हम बताते रहेंगे, उनको इजाज़त दे दी। और ये वो तमाम नाम थे जिनके कागजात मुस्तरद किए थे उन आरोज़ ने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लगाए हुए थे। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लगाए हुए थे? जी हाँ, याद करें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन की थी जिसमें यह कहा था कि 1985 के बाद पहली दफ़ा डीसीज और एसीज, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को आरोज लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तो पहले ही हुकूमत की हाथ की छड़ी हैं, इन्हीं के थ्रू तो 3 MPOs के ऑर्डर्स किए जाते हैं, लोगों को जो है वो जेलों में डाला जाता है, लोगों पे जुल्म किए जाते हैं। तो ये तो हुकूमत के हरकारे हैं, ये धांधली करेंगे तो बराए मेहरबानी जिस तरह हर दफ़ा सिविल जजेस और सेशन जजेस को लगाया जाता है इलेक्शंस में आरओ, उसी तरीके से अब भी लगाया जाए ताकि कुछ तो फ़र्क होगा। जारी बात है 100% तो, लेकिन
कुछ तो फ़र्क होगा। ये लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात को माना क्योंकि ये बात हकायक पर मबनी थी और एक लार्जर बेंच बना दिया इसका फैसला करने के लिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को बड़ा बुरा लगा, रातों रात इस केस को सुना और इसमें कानून की असल बात यह कि मुतासरा फरीक को भी नहीं सुना। जो बात आजकल वो बार बार अदालत में कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने मुतासरा फरीक को क्यों नहीं सुना, खुद इतनी मुनाफकत है कि मुतासरा फरीक को भी नहीं सुना। और अभी आपको बताएंगे आगे चल के काजी साहब खुद मुनाफकत को क्या कहते हैं, वो अगली खबर में बताएंगे। लेकिन इतनी मुनाफकत की कि जो मुतासरा फरीक था उसको नहीं सुना, जो कि मुतासरा फरीक जाहिर बात है यहाँ पर तहरीक इंसाफ थी, और बगैर सुने यक तरफा वन साइडेड डिसीजन कर दिया और आरोज को अलाउ कर दिया, एसीज और डीसीज। तो फिर ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ही आरोज हुए ना, उनके हैंड पिक्ड हुए, और उन आरोज ने सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मुस्तरद किए। और आज जब वो मुस्तरद कागजात की एप्लीकेशनें ट्रिब्यूनल के अंदर गईं तो क्योंकि तमाम एतराज़ात इतने फ्रिवलस थे, इतने बेमानी थे कि ट्रिब्यूनल के जजेस ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज ट्रिब्यूनल के जजेस काजी फायज़ ईसा के सामने खड़े हो गए, आज आरोज नंगे हो गए, ये पूरा का पूरा सिस्टम नंगा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ये आरोज का फैसला यकतरफा फ़ौरन क्यों किया? उसकी वजह लंदन एग्रीमेंट है। याद कीजिए, लंदन एग्रीमेंट की खबर शहजाद अकबर ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ को अहल किया जाएगा, वज़ीर आज़म बनेंगे और उसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। अब काजी साहब तो अपनी एक्सटेंशन के लिए फिर इस खबर के मुताबिक तमाम कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना करें, जब सारे लोग यहाँ अपनी एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ नहीं करते तो काजी साहब क्यों ना करें। इसी में से अगली खबर निकलती है, आज अनोखे लाडले नवाज शरीफ जिसको अहल करना है, अहल करेंगे तो वज़ीर आज़म बनेगा, वज़ीर आज़म बनेगा तो एक्सटेंशन देगा, उसका आज केस अदालत में लगा था और एक डिफरेंट काजी फायज़ ईसा आज नजर आए। आज काजी साहब खुश थे, हंस के बातें कर रहे थे। कल जिस तरीके से सरदार लतीफ़ खोसा पर बरस रहे थे, उनके नाम के अंदर सरदार होने पर एतराज़ कर रहे थे, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, सबसे लड़ाई कर रहे थे, आज वो वाले काजी फायज़ ईसा नहीं थे, बल्कि खुशगवार मूड के अंदर काजी फायज़ ईसा नजर आए। मुस्कुराहटें बखेर रहे थे हर तरफ। अनोखे लाडले का केस था। अब इस केस में क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। केस है कि आइन के 62-63 आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ सादक और अमीन नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उसके मुताबिक अब नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी केस जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकता। अब काजी साहब का ज़रा याद कीजिए कि काजी साहब वही हैं जो आइन 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 करते थे 24 घंटे, और आइन की किताब जो है वो बगल में लेकर फिरते थे और कहते थे जो आइन में है वही ठीक है। आज क्योंकि आइन पर अमल अगर करते हैं तो फिर अनोखा लाडला नाहल रहता है तो वज़ीर आज़म नहीं बनता तो लंदन एग्रीमेंट पूरा नहीं होता, वो नहीं होता तो काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो अब यही आइन बुरा लगना शुरू हो गया। तो अब क्या बातें की, अब ये की कि जी देखें, कोई शख्स जो है वो सादक और अमीन, ये तो उर्दू के लफ्ज़ हैं, ये सबसे पहले तो आइन अंग्रेज़ी में लिखा था, तो क्या ज़ियाउल हक और उनके वज़ीर कानून को अंग्रेज़ी में इनके अल्फाज नहीं आते थे? तो पहले तो उर्दू में लिखने पे एतराज़ है, कभी सुप्रीम कोर्ट कहती है उर्दू में लिखें, आज कह रही है अंग्रेज़ी में उर्दू क्यों लिखा है। बहरहाल उसके बाद ये कहा कि कोई तौबा कर ले तो उसको माफ़ी दी जा सकती है। हैरानी की बात है काजी साहब, क्या नवाज शरीफ ने आपके सामने तौबा की है? आप बार बार नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, हमें पता है आपने नवाज शरीफ को अहल करना, हमें पता है ये पूरे एक ड्रामे का हिस्सा है, लेकिन आप कुछ तो ख्याल कीजिए, क्या नवाज शरीफ ने आपके सामने तौबा की? तौबा क्या होती है? पहले आपसे सवाल पूछते हैं, तौबा क्या होती है? इस्लाम में आप कहते हैं तौबा की गुंजाइश है, अल्लाह ने तौबा की गुंजाइश दी है। तौबा क्या होती है आप बताइए? तौबा होती है कि आप पहले अपने गुनाह को कबूल करते हैं, आप मानते हैं कि ये मैंने गुनाह किया, आप उसकी माफ़ी मांगते हैं और आप सिद्के दिल से ये वादा करते हैं कि मैं दोबारा नहीं करता। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने ये माना है, आपके सामने माना है? तो आप बताइए कहाँ माना है कि हाँ लंदन का पैसा हमने चोरी किया था, हाँ वो कतरी खत वाला लेटर झूठा था, हाँ वो जाली ट्रस्ट डीड मरियम ने झूठी जमा कराई थी, वो कलबरी फॉन्ट झूठा था, ये सारी पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। और तौबा में ये भी होता है कि जिसका नुकसान किया वो पूरा करना होता है, अगर आपने माल लूटा है तो वापस करना होता है। ये किस तरह की तौबा है? हमने दीन अकबरी तो सुना था, काजी साहब बादशाह अकबर ने बनाया था, ये को आपने भी अपना ही दीन ईजाद कर दिया है, दीन जस्टिस काजी फायज़ ईसा इसको कहें। ये कैसी तौबा है जिसमें जिसने तौबा की उसको नहीं पता, वो तो कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ और आप उसकी तौबा की गवाहियाँ दे रहे हैं क्योंकि आपको एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर आपकी किस्मत में हुआ, इतना आगे जाने की काजी साहब क्या ज़रूरत है? बहरहाल
वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने एक तो तौबा तौबा की बात की बार बार, और फिर ये कहा कि आइन में, ये आइन के 62-63 में ये उर्दू में कैसे लिखा। तो इसमें जो खुद अदालती मुआवन इन्होंने जिनको लगाया था, उज़ैर भंडारी, जस्टिस भंडारी के बेटे हैं, मारूफ कानूनदान हैं, उज़ैर भंडारी ने कहा कि जी ये आइन के अंदर है 62-63 और इसको ख़त्म करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, सिंगल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये नहीं हो सकता। और 18वीं तरमीम हुई हाल ही में चंद साल पहले, और उसके अंदर भी पार्लियामेंट ने इसको टच नहीं किया। तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, इसको अब टच नहीं किया जा सकता। अगर करना था तो 2/3 मेजॉरिटी में पार्लियामेंट ने करना था, क्योंकि आइन को बदलने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उससे नीचे आइन नहीं बदल सकता। तो काजी साहब, क्योंकि 18वीं तरमीम के वक्त भी पार्लियामेंट ने नहीं बदला, तो अब ये सेटल्ड प्रिंसिपल हुआ, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये जस्टिस भंडारी के बेटे उज़ैर भंडारी साहब ने ये बात की। रिटायर्ड हैं जस्टिस भंडारी, अभी वो सर्विंग नहीं है। मेरे मुंह से जस्टिस भंडारी निकल गया तो आप ये ना समझिए कि वो भी सिटिंग है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा उज़ैर भंडारी साहब, जिनके साथ पहले बहुत खुशगवार माहौल में काजी फायज़ी साहब थे, ये बात सुनते ही, क्योंकि नापसंद आई ये बात, तो साथ ही कहा कि आपसे तो मैं कानून और इंसाफ और आइन की बातें एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आप कौन सी बातें करना शुरू हो गए। पसंद नहीं आई ना, क्योंकि पसंद की बात नहीं की। बहरहाल यही कॉमेंट्स एग्जैक्टली जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी दिए कि ये सेटल प्रिंसिपल है। मीन के सेटल प्रिंसिपल तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिंगल मेजॉरिटी से ये आइन नहीं तब्दील हो सकता, ये इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, और आइन में है तो पार्लियामेंट चेंज करेगी। अब काजी साहब चाहते क्या हैं आपके समझने के लिए? काजी साहब चाहते हैं कि अब पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत तो इस टाइम है नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट तो है नहीं, तो आइन वहाँ से तो चेंज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उसी आइन के अंदर एक्ट करती है। या तो आइन का वो हिस्सा इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, गैर शरई हो, तो फिर तो चले कोई गुंजाइश कहीं पर निकलती। ये तो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम ये थोड़ी कहेगा झूठ बोलो और फिर लोगों के अमीर बन जाओ या लोगों के बादशाह बन जाओ, तो इस्लाम में भी नहीं। तो अब काजी साहब के पास गुंजाइश कहीं नहीं है कि वो आइन की इस शिक को ख़त्म कर सकें, लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन है और जान की अमान पाएँ, तो एक्सटेंशन के लिए अब वो एक मूवी थी, मैं ये हरगिज़ किसी को नहीं कह रहा, लेकिन हिंदुस्तानी एक मूवी थी, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। तो अब एक्सटेंशन के लिए मोहतरम कुछ भी करेंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि जान तड़वा रहे हैं। इस टाइम गुंजाइश कहीं नहीं है। अब आइन को छेड़छाड़ी करनी है, और आइन को छेड़छाड़ी करने का वाहिद मकसद यही है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को रिलीफ दें। नवाज शरीफ को रिलीफ देंगे तो वो वज़ीर आज़म बनेगा तो लंदन एग्रीमेंट पूरा होगा, लंदन एग्रीमेंट पूरा होगा तो फिर एक्सटेंशन मिलेगी। ये है जी मामला आपके सामने जो सारे का सारा इसमें है। इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात जो काजी साहब ने आज की है, वो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये की है कि देखें, अगर कोई शख्स जो है वो कोई और गलती करता है तो वो 5 साल नाअहल रहता है, और अगर वो सादक और अमीन नहीं रहता तो वो सारी लाइफ नाअहल रहता है। तो काजी साहब, इसके लिए फिर 2/3 मेजॉरिटी थी ना, करवा लेना चाहिए था पार्लियामेंट से। आप तो नहीं कर सकते, लेकिन आप करने पर तो इस टाइम तुले हुए हैं, और आपको इसलिए भंडारी साहब की बात भी पसंद नहीं आई। और आखिर पर जाते जाते काजी साहब ने यह भी पहले कहा था कि कोई ये ना सोचे कि ये कोई सियासी केस है, किसी एक शख्स के लिए किया जा रहा है, ये तो हम मुल्क की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। आज कमेंट्स ये दिए कि इस केस का जल्दी जल्दी फैसला करना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, कहीं आरओज़ को कन्फ्यूजन ना हो। काजी साहब, सबको पता है ये एक शख्स के लिए केस डिसाइड हो रहा है, जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो नाअहल है और उसने इलेक्शन लड़ना और बताया लंदन एग्रीमेंट पूरा होना है। तो आप खुलकर खेलिए। आपने खुद ही तो आज अदालत में कहा कि मुनाफिक जो होता है वो काफिर से भी बुरा होता है, तो फिर मुनाफिकत किस चीज़ की हजूर? खुल के कहिए कि नवाज शरीफ को अगला इलेक्शन लड़वाना है और हमने उसको इजाज़त देनी है, तो खुलकर इजाज़त दीजिए। ये दोनों तरफ खेलने की यहाँ पर क्या गुंजाइश है और क्या ज़रूरत है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल खुलकर प्लान सामने आ रहा है, इमरान खान ने भी खोल दिया है सब कुछ, और निज़ाम खुद भी मेरा ख्याल नंगा होने को पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।